हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 6th वीडियो है ये। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली है। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख लेना। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि एक जो सिंपल रिएक्शन होती है उसमें हम लिखते हैं रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट्स। ये एक सिंपल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब रिएक्शन होती है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं उस वक्त कोई ना कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करता है। प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई बार बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, बट डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते। कई बार बीच में कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस आ जाती हैं। अब ये कंपलसरी भी नहीं है कि आएगी ही आएगी, बट कुछ रिएक्शंस में कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो जो रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट के थ्रू होती है। ये मेन स्टेप्स है जिसमें एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है। हमारे पास दो टर्म्स है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जो कार्बन सप्लाई कर रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट है ना, सपोज दो रिएक्टेंट है ए और बी, इनमें से जो रिएक्टेंट कार्बन सप्लाई करेगा ना उसको तो सबस्ट्रेट बोलूंगी और दूसरे रिएक्टेंट को रिएजेंट बोलूंगी। और अगर दोनों रिएक्टेंट ही कार्बन सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी सबस्ट्रेट लो, जिसको मर्जी रिएजेंट लो। बाकी जो कार्बन मॉलिक्यूल ज्यादा टेंशन में होता है उसको सबस्ट्रेट लेते हैं। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे और बाकी सारे रिएजेंट्स हो जाएंगे। ज्यादा कुछ यूज होने वाला नहीं है, बट आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम पूरी केमिस्ट्री में आगे रिएक्शन मैकेनिज्म्स करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं। क्या होता है मतलब सिक्वेंशियल मतलब स्टेप वाइज अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। जो भी रिएक्शन हो रही है उसमें जितने भी स्टेप्स हैं, डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जो बता रहा है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो रहे हैं। एनर्जेटिक्स कैसी है, कितनी एनर्जी इवोल्व हो रही है, कितनी एनर्जी यूज हो रही है जब भी बॉन्ड क्लीवेज टूट रहा है, तोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी चेंज आ रहा है। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्टेप फास्ट है या स्लो है। ये सब कुछ हम रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टडी करते हैं। अब शुरू करते हैं फिजन से। फिजन मतलब क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना। केमिकल रिएक्शंस में होता ही है, नए बॉन्ड बनते हैं और पुराने बॉन्ड टूटते हैं। तो जो ये फिजन है ना, ये टू टाइप्स की हो सकती है, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम या यूनिफॉर्म, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज सिमेट्रिक क्लीवेज है। सिमेट्रिक मतलब जिसमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली टूट रहे। सिमेट्रिक क्लीवेज जिसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। सपोज मेरे पास ए और बी है, ए और बी दो एटम है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है। वैसे तो मैं बॉन्ड को ऐसे शो करती हूँ लाइन से, बट अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो करूँ तो दो इलेक्ट्रॉन बनाऊंगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाए तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो जो ये क्लीवेज हो रही है जिसमें सिमेट्रिकली टूट रहे हैं, बॉन्ड सिमेट्रिकली टूट रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जा रहा है, तब ये होमोलिटिक क्लीवेज होती है। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मूव कर रहा। और इसके लिए हम हाफ हेडेड फिश हुक एरो यूज करते हैं। जो ये मैंने एरो बनाया है ना, हाफ हेडेड फिश हुक एरो है। और जो ये स्पीशीज बनी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ये दोनों स्पीशीज जो बनी है न्यूट्रल स्पीशीज है। न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आया ना। ऐसे न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। आगे भी पढ़ेंगे फ्री रेडिकल के बारे में, तो इतना ध्यान रख लो, होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। कंडीशन क्या है होमोलिटिक क्लीवेज की? या तो हाई टेम्परेचर पर होगी ये रिएक्शन, या यूवी रेज की प्रेजेंस में होगी, या कुछ इनिशिएटर्स चाहिए होंगे। इनिशिएटर जो रिएक्शन को शुरू कर दे। इनिशिएटर एग्जांपल पर ऑक्साइड। सेकेंड इज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रो मीन्स डिफरेंट या अनसिमेट्रिकल, जहां पर क्लीवेज सिमेट्रिकल नहीं है। जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है उसमें बॉन्ड इस तरीके से टूटता है कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है वो एक फ्रेगमेंट के पास जाए। जैसे मेरे पास ए बी मोलिक्यूल है, ए और बी के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास जाएंगे। सपोज बी है ना, जो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर बी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी की तरफ चला जाएगा। तो ए के पास से तो इलेक्ट्रॉन गए, ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो कटायन बनाएगा।
और बी के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो बी अनायन बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन में कटायन और अनायन की फॉर्मेशन होती है। जो बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के पास रहे, वन ऑफ द फ्रेगमेंट के पास जाए। ठीक है, तो ये दो टाइप की फिजन होगी। अब जो टर्म यूज होने वाली है काफी, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन सीकिंग या इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रही है। ऐसे रिएजेंट दैट टेक अवे इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइड, जो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हैं, जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो ये दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉजिटिव का एग्जांपल H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी है। CH3 पॉजिटिव, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन ढूंढना चाहेगा, सीक करेगा उसे, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ऐसे कुछ न्यूट्रल स्पीशीज C डबल बॉन्ड O या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं SO3, BF3, AlCl3, FeCl3, ये सभी इलेक्ट्रोफाइल का काम करती हैं। नेक्स्ट टर्म है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस सीकिंग, जो न्यूक्लियस को ढूंढ रही है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहती है। रिएजेंट दैट ब्रिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टू रिएक्टिव साइड, जो खुद इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रही है। ऐसे स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहे हैं, दैट आर न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूक्लियोफाइल्स, ऑब्वियस सी बात है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। H नेगेटिव, Al H4 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, R नेगेटिव, Cn नेगेटिव, साइनाइड आयन एटसेट्रा, ये सभी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हैं। अब न्यूट्रल, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर तो है बट कोई चार्ज नहीं है। वाटर के पास दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। अमीन्स R3N एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। R2NH, इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एटसेट्रा। ऐसे स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगी। अब मेन टॉपिक, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट है ना, रिएक्शन में बताया था बीच में प्रोडक्ट बनने से पहले ये स्पीशीज बनती हैं। शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े टाइम के लिए बनती है। हाईली रिएक्टिव है, उसी वक्त रिएक्ट कर जाती है। एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड, हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। टोटल 5 तरह के इंटरमीडिएट्स है, कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। ये 11th क्लास के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं कार्बोकटायन से। नाम से पता चल रहा है, ऐसा कार्बन जो कटायन, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। केमिकल स्पीशीज कैरिंग 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो ये कार्बोकटायन है। मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें कार्बोकटायन बोलते हैं। कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बीनियम आयन भी बोलते हैं, बाकी ज्यादातर तो कार्बोकटायन नाम से ही जाना जाता है। हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, उसी वक्त रिएक्ट कर जाते हैं। प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, ये भी समझाती हूँ। एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल समझ लो। CH3 पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो इट इज कार्बोकटायन। अब प्राइमरी कार्बोकटायन बना रही हूँ, CH2 पॉजिटिव। अगर इस CH2, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, उस पर एक R ग्रुप लगा है, एग्जाम्पल CH3 CH2 पॉजिटिव, कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है इज फर्दर अटैच टू 1 कार्बन, तब ये होगा प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है। सेकेंडरी कार्बोकटायन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, तब ये होगा सेकेंडरी कार्बोकटायन। एग्जाम्पल CH लगा हुआ है, कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच है, एक CH3 का कार्बन, एक इधर भी CH3 का कार्बन। टर्शरी कैसे होगा, कार्बन इज फर्दर अटैच टू 3 कार्बन, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच हो, तब ये टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा। एग्जाम्पल CH3C CH3 CH3, ये कौन सा कार्बोकटायन हुआ, टर्शरी, क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ना, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, सो इट इज टर्शरी कार्बोकटायन। अब इनकी शेप कर लेते हैं। कार्बोकटायन की ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, विद पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो मैंने ये बताया था आपको, अगर मैं टर्शरी बना रही हूँ, C 3 R जुड़े हुए थे ना उस पे, देखो एक बार दोबारा से, देखो 3 कार्बन, R R R, 3 ग्रुप, 3 कार्बन वाले ग्रुप लगे हुए हैं।
तो यहाँ पर भी वही है, कार्बन के साथ आर 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 3 ग्रुप लगे हुए हैं। एंगल कितना है 120 डिग्री, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है। प्लेनर स्ट्रक्चर में वैसे ही एंगल 120 डिग्री होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये जो कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब कार्बन के पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है विथ कोवलेंट एटम। इसके अलावा एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है। इस कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ 3 बॉन्ड्स। ये जो 3 बॉन्ड है ना आर आर आर, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहेगा। एंगल बता दिया 120 डिग्री। इस शेप को ट्राइगोनल प्लेनर शेप बोलते हैं। अब इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कैसे? कार्बन 3 ग्रुप से अटैच्ड है ना, आर आर आर। ये पहले वाले आर और सी के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अगले आर और सी के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगले आर सी के बीच में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब नेक्स्ट इंटरमीडिएट है कार्बन आयन। नेम से पता चल रहा है अनायन मींस नेगेटिव। ऐसी केमिकल स्पीशीज जो नेगेटिव चार्ज बियर करती है ऑन कार्बन। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरे होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, ये भी प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। एग्जाम्पल, अगर जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना वो फर्दर एक और कार्बन से अटैच है, RCH2 नेगेटिव, तब ये हुआ प्राइमरी कार्बन आयन। अब ऐसे ही अगर C जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फर्दर 2 R से अटैच हो, एक H होगा 2 R होंगे, तब ये होगा सेकेंडरी कार्बन आयन। अगर ये कार्बन तीनों R ग्रुप से अटैच हो जाए, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो अगर 3 R से अटैच हो, तब इसे टर्शरी कार्बन आयन बोलेंगे। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे है? देखो 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं ना, कोई भी देख लो इसमें से। RCH2 में भी RCHH, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब कर लेते हैं शेप कार्बन आयन की। जो कार्बन आयन है वो पिरामिडल शेप का होता है। इस कार्बन के ऊपर 3 आर अटैच है। पिरामिडल शेप कैसे होती है? 3 बॉन्ड्स बने होते हैं और एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है अबव द प्लेन। मतलब ये एक तरह का डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। देखने में वैसे टेट्राहेड्रल जैसा होता है बट डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। जो ये सेंटर का कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp3 है तो 4 बॉन्ड होने चाहिए बट 3 बॉन्ड बन रहे हैं। एक जो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसके अंदर लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एंगल कितना होता है? जो टेट्राहेड्रल एंगल है ना 109 डिग्री, उससे थोड़ा कम, 107 से 109 डिग्री तक का एंगल होता है। नेक्स्ट टाइप के इंटरमीडिएट्स है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो इंटरमीडिएट्स हैं जो होमोलिटिक क्लीवेज के टाइम पर बनते हैं। एक तो क्लीवेज होमोलिटिक होनी चाहिए और जो भी ग्रुप्स या एटम बनेंगे उनके पास ओड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, न्यूट्रल स्पीशीज है, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप की हो सकती है। अब कैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी? पहले तो एक एग्जांपल देख लो फ्री रेडिकल का, CH3 रेडिकल। अगर जिस कार्बन के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन है वो एक और कार्बन से अटैच है, प्राइमरी हो गया। अगर जिस कार्बन के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, वो अटैच है 2 R ग्रुप से, मतलब 2 और कार्बन से, तब तो वो हो गया सेकेंडरी। ये था प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। और जिस कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3 R से अटैच्ड है, तब हो गया टर्शरी फ्री रेडिकल। तो इस तरीके से ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें अनपेयर्ड या ओड इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7। 7 कैसे? 3 तो बॉन्ड के, 3 × 2 6, और एक ओड इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फ्री रेडिकल है उनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव स्पीशीज है। ये ध्यान रखना न्यूट्रल है, एक ओड इलेक्ट्रॉन तो है बट न्यूट्रल स्पीशीज है। अब शेप ऑफ फ्री रेडिकल ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल 120 होगा। इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये जो कार्बन है सेंटर में प्रेजेंट, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। क्या फर्क हुआ? जब कार्बोकटायन बनाया था उस केस में ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर एक अकेला इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ। ठीक है, तो ये शेप होगी फ्री रेडिकल की। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 तरह के और फ्री रेडिकल है, कार्बीन और नाइट्रीन। इनकी सिर्फ डेफिनेशन देख लो, ज्यादा कुछ नहीं करना। ये कार्बीन होते हैं, ये भी न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज होती हैं विद कार्बन बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप।
एंड कंटेन 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नॉन बॉन्डिंग है, तो टोटल इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 कैसे? 2 तो बॉन्ड बना रहे आर के साथ, हर बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ में 2 अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया कार्बीन। एग्जाम्पल CH2, ये जो CH2 है मिथाइलिन, ये भी एक तरीके का कार्बीन है, एग्जाम्पल है कार्बीन का। देन नाइट्रीन। नाइट्रीन ऐसे न्यूट्रल मोनोवेलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज है जहां पर नाइट्रोजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ग्रुप के साथ अटैच है, NR हो गया सपोज, और खुद नाइट्रोजन के पास 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कार्बोकटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों तरीके के फ्री रेडिकल। नाम से पता चल रहा है, कार्बोकटायन पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन आयन नेगेटिवली चार्ज, फ्री रेडिकल न्यूट्रल। हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकटायन की sp2, कार्बन आयन की sp3, फ्री रेडिकल की फिर से sp2। शेप ट्राइगोनल प्लेनर, कार्बन आयन की करी थी पिरामिडल, फ्री रेडिकल की ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है एंगल। कार्बोकटायन में जो सेंट्रल एंगल है वो 120 है, सभी बॉन्ड एक दूसरे के साथ 120 डिग्री पर प्रेजेंट है। कार्बन आयन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल का एंगल है उससे थोड़ा छोटा एंगल बनेगा। फ्री रेडिकल एंगल 120। कार्बोकटायन 6 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। कार्बन आयन पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, सो 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये होगी समरी जिसमें हमने कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल को समझ लिया। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।